नेक्स्ट मेवाड़ का जो पार्ट 10th पढ़ रहे हैं मित्रों, आज ध्यान रखना 9वीं क्लास आपकी आज मेवाड़ के इतिहास के ये उदय सिंह जिनका कार्यकाल देखिए तो 1540 से 1572 ईस्वी तक, 1540 से 1572 ईस्वी तक किसका शासन था मित्रों? उदय सिंह का। 1540 से 1572 ईस्वी तक उदय सिंह का शासन था। अब देखिए मित्रों, जो उदय सिंह है इनका जो प्रथम राज्याभिषेक है, प्रथम राज्याभिषेक, वो प्रथम राज्याभिषेक हुआ था 1537 में। कब हुआ था? 1537 में। और वो 1537 में मित्रों हुआ था कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। जब उदय सिंह को बलवीर से छिपाकर कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार आशा देवपुरा के पास ले जाया गया था, उसके बाद में कुछ मेवाड़ी सरदारों ने वहां पर कुंभलगढ़ में है इनका जो राज्याभिषेक है वो 1537 में कर दिया था। इसलिए आपको कुछ गाइडों में यह भी मिल सकता है कि इनका जो कार्यकाल है वो 1537 से लेकर 72 तक भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, जो ये उदय सिंह है इसने जो बनवीर है उस बनवीर की हत्या की थी 1540 में। मेवाड़ का जो प्रशासक था बनवीर 1536 से 40 में, तो बनवीर की इसने 1540 में मावली नामक स्थान पर है वो हत्या कर दी। तो बनवीर की हत्या करके 1540 में ये मेवाड़ का शासक बनता है। कौन? उदय सिंह। इसलिए इसका जो वास्तविक कार्यकाल है वो आपका 1540 से 1572 तक रहेगा। तो 1540 ईस्वी में मेवाड़ी सरदारों की सहायता से, मेवाड़ी सरदारों की सहायता से मावली नामक स्थान पर, मावली नामक स्थान पर, मावली नामक स्थान पर बनवीर की हत्या कर, जो दासी पुत्र था बनवीर, इस बनवीर की हत्या कर मेवाड़ का शासक बना। हाँ, जो उदय सिंह है मित्रों मेवाड़ का शासक कब बना? 1540 ईस्वी में बना था। यानी मेवाड़ का शासक 1540 में बना था, इसलिए इसका कार्यकाल 1540 से 1572। इसलिए इसका जो प्रथम राज्याभिषेक है वो तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हो गया था मित्रों। लेकिन इनका जो दूसरा राज्याभिषेक है वो दूसरा राज्याभिषेक है, ये दूसरा राज्याभिषेक कहां पर हुआ था मित्रों? तो उदय सिंह का मित्रों जो दूसरा राज्याभिषेक है वो 1540 में हुआ था चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में है इनका जो दूसरा राज्याभिषेक है वो चित्तौड़ दुर्ग में होता 1540 ईस्वी में। इतना लगभग कंफर्म हो गया होगा सभी के। 1540 में बनवीर की हत्या करके ये शासक बनता है मित्रों, और 1540 में इसका विधिवत जो राज्याभिषेक है, ये विधिवत राज्याभिषेक है चित्तौड़ दुर्ग में 1540 ईस्वी में होता है। ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों उदय सिंह का विवाह, उदय सिंह का विवाह, उदय सिंह का विवाह किसके साथ होता है मित्रों? तो महाराणा उदय सिंह का जो विवाह है मित्रों, हाँ बिल्कुल राजवीर जी 36 से लेकर 40 के बीच में बनवीर प्रशासक रहा था। कल हमने चर्चा की थी इसकी, आपको बताया था कल वाली क्लास में मैंने। जो उदय सिंह का विवाह है, ये उदय सिंह का विवाह मित्रों एक जालोर का था, अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरा जो वैसे पाली का रहने वाला था, अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई के साथ। उदय सिंह का विवाह मित्रों किसके साथ हुआ था? अखेराज सोनगरा की पुत्री कौन थी? जयवंता बाई। अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई के साथ उदय सिंह का विवाह हुआ था। और मित्रों इन्हीं दोनों की संतान, इन दोनों के किसका जन्म हुआ था? इन दोनों के प्रताप का जन्म हुआ था। इन्हीं दोनों के, या इन्हीं दोनों से प्रताप का, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जिसकी चर्चा इनके बाद में करेंगे हम। महाराणा प्रताप का जन्म है, हाँ वो इन्हीं दोनों की संतान थी। उदय सिंह और जयवंता बाई की संतान कौन थी मित्रों? महाराणा प्रताप, जिनका जन्म कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में।
अब मित्रों जो उदय सिंह है, इस उदय सिंह की शासक बनने में सबसे अधिक सहायता किसने की थी? उदय सिंह की शासक बनने में किसने सहायता की थी? शासक बनने में सहायता किसने की? शासक बनने में मारवाड़ के राजा मालदेव ने सहायता की थी। मारवाड़ के राजा मालदेव ने उदय सिंह की शासक बनने में सहायता की थी। इनकी शासक बनने में सहायता मारवाड़ का राजा था, और मारवाड़ का राजा कौन था मित्रों? मालदेव था उस समय, और मालदेव ने इनकी शासक बनने में क्या है इस समय सहायता की थी। हाँ ठीक है मित्रों, तो देखो 1537 में इनका कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। 1540 में इस बनवीर को मानकर, दासी पुत्र बनवीर को मारकर के शासक बन गए थे। चित्तौड़ में इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ था। उदय सिंह का विवाह अखीराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई के साथ हुआ था, और इन्हीं दोनों की संतान महाराणा प्रताप थी, जिसका जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। आगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। और उदय सिंह को शासक बनाने में जो सहायता की थी उस समय जो मारवाड़ का शासक था मालदेव, उस मालदेव ने उदय सिंह की शासक बनने में सहायता की थी। तो इतना लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों, नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। हाँ इसके नेक्स्ट देखिए मित्रों, हाँ जो उदय सिंह है मित्रों, इस उदय सिंह ने क्या है कि 1543 ईस्वी में उदय सिंह के शासक बनने के पश्चात, यानी 2-3 वर्षों के पश्चात ही है, वो अफगान शासक था शेर शाह सूरी। कौन था? अफगान शासक शेर शाह सूरी का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर। और जब चित्तौड़ पर अफगान शासक शेर शाह सूरी का आक्रमण होता है मित्रों, तो इस उदय सिंह ने क्या किया था उस समय, चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां हैं, वो चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां किसको सौंप दी थी? शेर शाह सूरी को सौंप देती। हाँ, जिसकी इतिहासकार काफी निंदा भी करते हैं। काफी इतिहासकार कहते हैं कि इस समय उदय सिंह ने अपनी कायरता का परिचय दिया था, जिस प्रकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, श्यामल दास है, ये कहते हैं कि इस समय उदय सिंह ने अपनी कायरता का परिचय दिया था चाबियां सौंपकर। इसके विपरीत एक इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, वो गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इस समय उदय सिंह ने अपनी कायरता का परिचय नहीं दिया था। उदय सिंह है वो कायर नहीं थे, क्योंकि जो यहाँ पर जो राजनीतिक अस्थिरता, जो सांगा का काल था, उस सांगा के काल के बाद में यहाँ पर है जो मेवाड़ में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। अर्थात सांगा के बाद में जल्दी जल्दी शासक बदल रहे थे, जैसे रतन सिंह बना, विक्रमादित्य बना, बनवीर बना, फिर ये बना। तो इस समय उदय सिंह को जो शासन संभाले हुए हैं 3 वर्ष हुए थे, 2 या 3 वर्ष हुए थे। इसलिए यदि उदय सिंह चाबियां नहीं सौंपता तो शेर शाह से है परास्त होना पड़ता उसे। इसलिए इसका जो कदम है वो इस समय है गोपीनाथ शर्मा ने सही ठहराया था कि हाँ ठीक है, इसने चाबियां सौंपी थी, तो उसने विषय की गंभीरता को देखते हुए ही उस समय है अपनी चाबियां, इस दुर्ग की चाबियां किसको सौंपी थी? शेर शाह सूरी को सौंपी थी। तो 1543 में चित्तौड़ पर शेर शाह सूरी का आक्रमण। पंद्रह सौ 43 में किसका आक्रमण होता है? चित्तौड़ पर शेर शाह सूरी का आक्रमण होता है मित्रों। और शेर शाह सूरी का जब आक्रमण हुआ तो उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां किसे सौंप दी? उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां, चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां है वो शेर शाह सूरी को सौंप दी, शेर शाह सूरी को सौंप दी। हाँ, तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। अधिकांश इतिहासकार यही कहते हैं कि इस समय है वो इसने अपनी कायरता का परिचय दिया था, जो चाबियां सौंप कर है उस शेर शाह सूरी को। और इस समय जो शेर शाह सूरी है, इस शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला ये मेवाड़ का प्रथम शासक था मित्रों। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मित्रों, अफगानी शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो ध्यान में रखना आपको वो कौन था मित्रों? उदय सिंह। ठीक है, तो शेर शाह सूरी की
शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला यह मेवाड़ का प्रथम शासक था, यह मेवाड़ का प्रथम शासक था। तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला मित्रों मेवाड़ का प्रथम शासक पूछ ले आपको तो वो कौन था मित्रों, वो उदय सिंह था। ठीक है मित्रों, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इस शेरशाह सूरी ने जब अधीनता स्वीकार कर ली थी उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की, तो इस समय है मित्रों शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ दुर्ग का जो प्रबंधक है, वो चित्तौड़ दुर्ग का प्रबंधक या प्रशासक किसे नियुक्त किया था, वो खवास खां को। चित्तौड़ दुर्ग का प्रबंधक किसे नियुक्त करके चला गया था, खवास खां को। शेरशाह ने चित्तौड़ दुर्ग का प्रबंधक खवास खां को सौंपकर, कौन था मित्रों, खवास खां को सौंपकर स्वयं चला गया, स्वयं वापस कहां चला गया, अफगान चला गया। तो शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ दुर्ग का प्रबंधक किसे स्वीकार करके चला गया मित्रों, तो शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ दुर्ग का प्रशासक है वो अपने सेनापति यहाँ पर खवास खां, कौन था मित्रों, खवास खां। इस खवास खां को है वो प्रबंध सौंपकर कहां चला गया, वापस अफगानिस्तान की तरफ चला गया। ठीक है मित्रों, इतना कन्फर्म हो गया। इसके बाद में देखिए मित्रों, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो शेरशाह सूरी की मृत्यु का समाचार जैसे ही मेवाड़ी सरदारों को मिलता है तो इन्होंने क्या किया, इस खवास खां पर आक्रमण करके, उदय सिंह ने इस खवास खां पर आक्रमण करके खवास खां की हत्या कर दी और यहाँ से खवास खां को पराजित करके वापस चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। अर्थात शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात है चित्तौड़ दुर्ग पर वापस अधिकार किसका हो जाता है, उदय सिंह का। तो शेरशाह की मृत्यु के पश्चात, शेरशाह की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ के प्रशासक खवास खां को हराकर उदय सिंह वापस चित्तौड़ का शासक बन जाता है। शासक बन जाता है। हाँ, तो खवास का है, इस खवास का को, हाँ, इस खवास का को हराकर वापस कौन शासक बन जाता है मित्रों, उदय सिंह। इसके बाद में क्या होता है मित्रों, उदय सिंह का एक युद्ध और होता है 1557 में, और 1557 में जो युद्ध होता है उसे कहते हैं हरमाड़ा का युद्ध। और वर्तमान में आपका जो हरमाड़ा है मित्रों, ये कहाँ पड़ता है, जो जयपुर में पड़ता है हरमाड़ा। अब मित्रों हरमाड़ा का युद्ध किसके साथ हुआ था, तो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था उदय सिंह और अजमेर का था एक हाजी खां। अजमेर का अफगान था हाजी खां। अजमेर के अफगान हाजी खां के साथ इसका कौन सा युद्ध हुआ था मित्रों, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। अजमेर के हाकिम में हाजी खां के साथ हरमाड़ा का युद्ध हुआ था मित्रों, और उस हरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह ने हाजी खां को हराया था। और हरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह की सहायता की थी मालदेव ने। किसने की थी मित्रों, मालदेव ने। हरमाड़ा युद्ध 1557 किसके मध्य हुआ था, उदय सिंह विरुद्ध में कौन था, अजमेर का हाकिम था हाजी खां। कौन था, अजमेर का हाकिम था हाजी खां। विजय कौन रहा इसमें, उदय सिंह। तो मित्रों हरमाड़ा के युद्ध में 1557 ईस्वी में उदय सिंह ने किसे हराया, अजमेर के हाकिम हाजी खां को। किसे हराया मित्रों, अजमेर के हाकिम हाजी खां को है हरमाड़ा के युद्ध में हराया था उदय सिंह ने। और उदय सिंह का सहयोग किसने किया था यहाँ पर, तो उदय सिंह का सहयोग मित्रों वही मारवाड़ का था मालदेव। कौन था मित्रों, मारवाड़ का मालदेव। अब देखो मित्रों 1557 ईस्वी तक, 1557 ईस्वी महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हुई सर। महाराणा प्रताप तो पढ़ाया नहीं, अभी कहाँ आएगा, वो तो 1597 बाद में आएगा। अभी तो उदय सिंह चल रहा है हमारा।
अंशिका जी आएगा, प्रताप आएगा, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आप थोड़ा सा, है ना। बिल्कुल प्रताप के बारे में एक एक चीज लेके आप 2-3 क्लास उसकी लगेगी आपकी। हाँ, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। तो देखिए उदय सिंह है, उदय सिंह का सहयोग किया था मालदेव ने। अब मित्रों देखो 1557 तक तो मालदेव ने उदय सिंह का सहयोग किया था। इसके बाद में ऐसी क्या बात हो गई कि मालदेव है उदय सिंह का सहयोग नहीं करता है। यानी यहाँ तक तो मालदेव है क्या है कि इसके शासक बनने में भी सहायता करता है, इसके आगे के युद्ध बयानों में भी जाता है। लेकिन इनके बाद में मालदेव और उदय सिंह में अनबन हो गई। ऐसी क्या अनबन हो गई कि मालदेव है उदय सिंह की सहायता नहीं करता है। तो इसका कारण यह था कि मित्रों उदय सिंह के राज में ही एक व्यक्ति था जेतर सिंह। ये जेतर सिंह वो नहीं है जो पहले शासक था, यानी उदय सिंह के राज्य में एक व्यक्ति था जेतर सिंह। और मित्रों ये जेतर सिंह है वो है जो मेवाड़ छोड़कर चला जाता है मारवाड़, और मारवाड़ में है वो एक सामंत बन जाता है किसका, हाँ मारवाड़ में सामंत बन जाता है मालदेव का। यानी उदय सिंह की रियासत का व्यक्ति जेतर सिंह था मित्रों, वो मारवाड़ में किसका सामंत बन जाता है, मालदेव का। और मालदेव ने उसने वहां पर है मालदेव ने उसे जागीर भी दे दी थी, मालदेव ने मारवाड़ में कुछ जागीरें दे दी थी। इसके पश्चात क्या होता है मित्रों, जो जेतर सिंह था उस जेतर सिंह की एक पुत्री थी, हाँ जेतर सिंह वैसे उदयपुर से था, जेतर सिंह की एक पुत्री थी स्वरूप कौर। स्वरूप कौर की शादी किसके साथ करवा दी जेतर सिंह ने, अपने ही स्वामी मालदेव के साथ। तो मालदेव का सामंत कौन था मित्रों, मालदेव का सामंत कौन था, हाँ तो मालदेव का सामंत था आपका जेतर सिंह। तो जेतर सिंह ने अपनी पुत्री स्वरूप कौर का विवाह किसके साथ करवा दिया, स्वरूप कौर का विवाह मित्रों मालदेव के साथ करवा दिया। अब क्या होता है मित्रों, एक बार मालदेव है मेवाड़ आया हुआ था, और मेवाड़ आया हुआ था तो जेतर सिंह के घर पर जाता है। और जेतर सिंह के एक है छोटी कन्या और थी जो कुंवारी थी, जेतर सिंह की एक छोटी कन्या और थी जो क्या थी मित्रों उस समय कुंवारी थी, और वह कुंवारी कन्या है वो उस स्वरूप कौर से भी सुंदर थी। तो मालदेव ने क्या कहा कि जेतर सिंह से कहा कि अब आप जो आपकी छोटी कन्या है उसका भी विवाह मेरे साथ करवा दीजिए। तो इससे है वो जेतर सिंह नाराज हो गया। जेतर सिंह ने कहा मैंने आपको मेरी बड़ी बेटी ब्याह रखी है, अर्थात मेरी बेटी स्वरूप कौर को आपके साथ शादी करा रखी है, अब मेरी बड़ी छोटी पुत्री की तो मैं आपके साथ कैसे करूंगा। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तो क्या मैं इसके योग्य नहीं हो गया। इस बात पर जेतर सिंह और उसमें क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है, और जेतर सिंह क्या कर देता है, अपनी जो छोटी पुत्री थी उसका विवाह है वो बाद में उदय सिंह के साथ कर देता है। इस बात को लेकर है उदय सिंह के साथ जब विवाह कर देता है कौन, जेतर सिंह, स्वरूप कौर की छोटी बहन का, तो नाराज कौन हो जाता है, उदय सिंह से नाराज कौन हो जाता है मित्रों, मालदेव। मालदेव उदय सिंह से नाराज हो जाता है। उसके बाद में मालदेव कहते हैं कि कुंभलगढ़ के दुर्ग पर भी, मालदेव है कुंभलगढ़ के दुर्ग पर भी, हाँ कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करता है, लेकिन उदय सिंह उसके आक्रमण को असफल कर देता है। तो समझ आ गई मालदेव और जो उदय सिंह है उसमें है किस प्रकार वैमनस्यता बढ़ी थी, या इनमें दोनों में है जो किस प्रकार दूरियां बढ़ी थी। तो इसका कारण था विवाह, इसका कारण क्या था, विवाह ध्यान में रखना। ठीक है मित्रों, अब एक बार जितना मैंने पढ़ाया आपको उसको एक बार वापस देखिए। हाँ क्या हुआ अनिशा जी, समझ नहीं आया क्या। 1543 में चित्तौड़ पर शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है मित्रों, और उदय सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां किसको सौंपी थी, शेरशाह सूरी को सौंपी। और शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था, कौन था मित्रों, मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था। ऐसा क्या बता दिया मैंने, कोई गणित का फॉर्मूला तो बता ही नहीं, लंबा चौड़ा कोई समीकरण तो बता ही नहीं जो आपको समझ नहीं आया। एक कहानी के रूप में मैंने बताया आपको और वही आपको समझ नहीं आया। कोई साइंस की मैंने केमिस्ट्री की यहाँ पर कोई लंबी समीकरण तो आपको बता ही नहीं कि हाँ सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्सी क्लोराइड ये तो जोड़कर बताया नहीं कि हाँ ये समझ नहीं आ सर ये कैसे समीकरण कैसे बन गई है। मैंने तो एक कहानी के रूप में आपको बताया था मालदेव और शेरशाह, जो मालदेव और उदय सिंह है इनके मध्य दूरियां किस प्रकार बढ़ी थी, वो भी आपकी समझ नहीं आई। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक, मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था, तो मेवाड़ का प्रथम शासक मित्रों वो उदय सिंह था। ठीक है, और शेरशाह ने चित्तौड़ दुर्ग का प्रबंध किसे सौंप दिया, खवास खां को, खवास खां को सौंप दिया। ठीक है, इसके पश्चात शेरशाह की मृत्यु के पश्चात खवास खां को हराकर है वापस शासक बन जाता है कौन मित्रों, उदय सिंह। ठीक है, हाँ इसके बाद में हरमाड़ा की युद्ध होता है मित्रों, हरमाड़ा का युद्ध उदय सिंह और अजमेर के हाकिम हाजी खां के मध्य होता है। हाँ हाजी खां के मध्य होता है, जिसमें कौन जीतता है मित्रों, उदय सिंह है हाजी खां को हरा देता है। ठीक है मित्रों, उदय सिंह हाजी खां को हरा देता है। उदय सिंह का सहयोग कौन करता है, मालदेव सहयोग करता है। इसके बाद में मालदेव है उदय सिंह का सहयोग नहीं करता है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट।
देखो मित्रों, यदि क्लास में आप प्रेजेंट रहोगे और बोर्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ऐसी कोई भी बात नहीं कि इतिहास में आपको समझ नहीं आएगी। शायद ही ऐसा कोई बंदा हो जिसके समझ नहीं आ रहा हो। यदि एक प्रेजेंट अपना दिमाग स्थिर रखोगे यहाँ पर तो बिल्कुल आपके इतिहास है वो आराम से समझ आएगा। ऐसा कोई है ही नहीं इतिहास सब्जेक्ट कि आपके इतिहास समझ नहीं आई। शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसके इतिहास समझ नहीं आ रहा हो। यदि मैं बोर्ड पर तन मन से अपना समर्पित होकर पढ़ रहा है तो बिल्कुल उसके समझ आएगा। बिल्कुल, ये मेरा दावा आपसे। हाँ, सभी स्टूडेंट्स के समझ आएगा। ठीक है, अब देखिए मित्रों, इसके आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं। एक युद्ध में जो छापामार प्रणाली होती है, यानी शत्रु पर छिपकर वार करना, छापामार प्रणाली, जिसे मित्रों गुरिल्ला प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरिल्ला प्रणाली। युद्ध में जो छापामार प्रणाली होती है या गुरिल्ला प्रणाली होती है, इस छापामार प्रणाली का, युद्ध में छापामार प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कोई बात नहीं, द्रौपदी जी बोल रहे लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, वापस देख लेना। छापामार प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग वो उदय सिंह ने किया था। युद्ध में छापामार प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था मित्रों? वो उदय सिंह ने किया था। तो युद्ध में छापामार प्रणाली का उपयोग करने वाला सबसे पहला शासक कौन था मित्रों? वो आपका उदय सिंह था। कौन सा था? उदय सिंह। ठीक है मित्रों, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। उदयपुर की स्थापना किसने की थी मित्रों? उदय सिंह ने। किस वर्ष की थी? 1559 में। उदयपुर की स्थापना कब हुई मित्रों? उदयपुर की स्थापना, उदयपुर की स्थापना किसने की थी? उदय सिंह ने की थी। 1559 में की थी मित्रों। और उदयपुर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। उदयपुर को क्या बनाया था? अपनी राजधानी। ठीक है, और यहीं पर उदयपुर में मित्रों इसने उदय सागर झील का निर्माण करवाया। उदय सागर झील, उदय सागर झील का निर्माण करवाया। इसके अलावा मैंने महलों में पढ़ाया था आपको, उदय सिंह ने उदयपुर में राजमहल का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मित्रों हम पढ़ेंगे उदय सिंह और अकबर। उदय सिंह और अकबर, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छापामार प्रणाली युद्ध में सबसे पहले कौन लागू करता है या सबसे पहले प्रयोग कौन करता है? उदय सिंह। उदयपुर की स्थापना कब करता है? 1559 में। और उदयपुर को राजधानी किसने बनाई? उदय सिंह ने। और उदय सागर झील का निर्माण यहीं पर उदय सिंह ने करवाया। इस छोटे से आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि अब हम पढ़ेंगे अकबर और उदय, जो उदय सिंह है उनको पढ़ेंगे। स्वागत है नरेंद्र जी मोदी जो क्लास में विराजमान है। चलिए नेक्स्ट देखिए मित्रों, अकबर व उदय सिंह, या ऐसे लिखो आप, उदय सिंह व अकबर। उदय सिंह व अकबर। तो मित्रों अकबर के समकालीन है वो मेवाड़ के कौन कौन से शासक थे? तो अकबर के समकालीन उदय सिंह से स्टार्ट होता है। उदय सिंह है, प्रताप है और अमर सिंह है। ठीक है, सॉरी, उदय सिंह है, वो महाराणा प्रताप है और अमर सिंह। उदय सिंह, महाराणा प्रताप और अमर सिंह। एक ट्रिक आती है ना, यूपी अर्थात उदय सिंह, प्रताप और अमर सिंह। चलिए, उदय सिंह और अकबर। अब देखो मित्रों, उस समय जो अकबर है इसने गुजरात, मालवा सभी जगह आक्रमण कर रखे थे। और जो एक राजस्थान की रियासत थी वह थी मेवाड़। अकबर को भी पता था कि मैं मेवाड़ रियासत पर यदि अधिकार कर लिया मैंने, तो जो राजपुताना का एक बड़ा भाग है वो मेरे अधीन हो जाएगा। और इसी सोच के साथ अकबर है वो कहां पर आक्रमण करता है मित्रों? चित्तौड़ पर आक्रमण करता है या उदय सिंह पर आक्रमण करता है। लेकिन उदय सिंह पर आक्रमण करने के पीछे अकबर ने भी कुछ न कुछ कारण था। किस वजह से अकबर ने है यहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उदय सिंह के काल में? तो वजह क्या थी देखिए मित्रों। वजह थी देखिए मित्रों, एक आपका है एक मेड़ता। मेड़ता कहां पड़ता है मित्रों? नागौर में। कहां पड़ता है मेड़ता? नागौर में पड़ता है मित्रों मेड़ता। ठीक है, और मेड़ता का शासक कौन था उसमें? जयमल मेड़तिया। कौन था मित्रों? जो जयमल मेड़तिया राठौड़ था ये। जयमल मेड़तिया।
और इस जयमल मेड़तिया पर मित्रों अकबर आक्रमण करता है। कौन करता है? अकबर आक्रमण करता है 1562 में। कब करता है? 1562 में जयमल मेड़तिया पर अकबर आक्रमण करता है। और पहले तो मेड़तिया को कहता है कि आप है वो मेरे अधीन हो जाओ, लेकिन जब जयमल मेड़तिया कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन तेरे अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, तो फिर अकबर 1562 में मित्रों मेड़ता पर है आक्रमण करता है। जब मेड़ता पर आक्रमण करके यहाँ पर अधिकार कर लेता है कौन? अकबर। तो जो जयमल मेड़तिया है मित्रों, जो अकबर का शत्रु था, ये जयमल मेड़तिया यहाँ से आ जाता है चित्तौड़ दुर्ग में। कहां पर आ जाता है? चित्तौड़ दुर्ग में। हाँ, और चित्तौड़ दुर्ग का शासक कौन था मित्रों इस समय? चित्तौड़ का शासक 1562 में कौन था मित्रों? उदय सिंह। कौन था मित्रों? उदय सिंह। चित्तौड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, एक तो कारण ये हो गया कि अकबर का शत्रु कौन था? जयमल मेड़तिया, क्योंकि जयमल मेड़तिया ने कहा था कि मैं तेरे अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन अकबर ने फिर इसे परास्त कर दिया, तो ये यहां से आ गया चित्तौड़ दुर्ग में। किसकी शरण में आ गया? उदय सिंह की शरण में। इधर मित्रों अकबर का ही एक शत्रु और था, अकबर का ही एक शत्रु और था, वो था बाज बहादुर। कौन था? बाज बहादुर। ये बाज बहादुर कहां का था मित्रों? ये था गुजरात का। हाँ, गुजरात का था बाज बहादुर। तो बाज बहादुर, इधर कौन था? जयमल मेड़तिया। तो अकबर से ये भागकर, अकबर से लड़ता हुआ जो बाज बहादुर था, अकबर का शत्रु था, ये भी भागकर कहां पर आ गया? चित्तौड़ दुर्ग में आ गया। अर्थात चित्तौड़ दुर्ग में उदय सिंह ने किन किन को शरण दे दी? एक तो इस जयमल को दे दी। किसको दे दी? जयमल को। तो जयमल आ गया था मेड़ता से, उधर गुजरात से कौन आ गया मित्रों? बाज बहादुर। इन दोनों को शरण किसने दी थी मित्रों? इन दोनों को शरण दी थी उदय सिंह ने। अब अकबर कहां पर आक्रमण करेगा मित्रों? हाँ, अब अकबर है मित्रों यहाँ पर मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। हाँ बिल्कुल, मारवाड़ी में पढ़ा देते, यदि ऑफलाइन कोचिंग में होते तो मारवाड़ी में पढ़ा देते, देखिए, लेकिन यहाँ पर काफी स्टूडेंट जुड़े हुए दूर दराज के, इसलिए यहाँ पर मारवाड़ी यूज में नहीं ले सकते। हाँ हाँ, तो देखिए यहाँ पर है मित्रों, अब है वो अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। अब मित्रों चित्तौड़ पर आक्रमण करता है अकबर। इससे पहले ध्यान रखना, जो उदय सिंह का एक पुत्र था शक्ति सिंह, ये उदय सिंह से नाराज होकर किसकी शरण में चला जाता है? ये अकबर की शरण में चला गया था। और अकबर ने शक्ति सिंह को एक बार कहा था, अकबर ने शक्ति सिंह को कहा था कि शक्ति सिंह, जो राजपूताना के सभी शासक है वो मेरे अधीनता है, वन बाय वन करके मेरे अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी उदय सिंह है वो मेरे अधीनता अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे। इस बात का पता ये जो शक्ति सिंह है वो अकबर से आकर किसे कह देता है? अपने पिताजी उदय सिंह को कहते हैं। अपने पिताजी उदय सिंह को कहते हैं कि अकबर आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि सभी मारवाड़ के या सॉरी मेवाड़ के या आसपास के जितने भी राजपूत शासक है वो मेरे अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपके पिताजी मेरे अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अर्थात अकबर के आक्रमण की सूचना पहले किसने दे दी? उदय सिंह का जो पुत्र था शक्ति सिंह, इसने इसकी सूचना देती थी। अब जब उदय सिंह को मित्रों इसकी सूचना मिलती है अकबर के आक्रमण की, अकबर आक्रमण कब करता है मित्रों? 1567 में। कब करता है? 1567 में। और इस दुर्ग को जीतेगा मित्रों 25 फरवरी 1568 को। तो लगभग 1567 के एंड में मित्रों यहाँ पर क्या करता है? अकबर आक्रमण करता है। अब जब अकबर आक्रमण करता है मित्रों, तो ये जो उदय सिंह था, इस उदय सिंह ने अपने जो सरदारों के साथ, मेवाड़ी सरदारों के साथ मंत्रणा की कि अब है वो क्या उचित रहेगा भाई अकबर के आक्रमण के समय। तो यानी सरदारों ने सभी ने मंत्रणा करके ये निर्णय लिया कि जो उदय सिंह है वो मेवाड़ छोड़ेगा, यानी चित्तौड़ छोड़ेगा। और चित्तौड़ छोड़ के ये चला गया जो गोगुंदा वाला क्षेत्र है, गिरुआ की पहाड़ियां है उदयपुर में, गोगुंदा में चला गया। जो गिरुआ की पहाड़ियां है कहां पर है? उदयपुर में। गोगुंदा में जो गिरुआ की पहाड़ियां है मित्रों, इन गिरुआ की पहाड़ियों पर कौन चला गया मित्रों? ये उदय सिंह। अब उदय सिंह तो मित्रों युद्ध के समय कहां चला गया? गिरुआ की पहाड़ियों पर चला गया। अब युद्ध का जिम्मा कौन संभालेगा? आक्रमण अकबर करेगा, जो उदय सिंह साथ सकता वो तो कहां चला गया? मेवाड़ छोड़कर, चित्तौड़ छोड़कर चला गया गिरुआ की पहाड़ियों में। अब इस युद्ध का जिम्मा संभालेगा मित्रों एक तो जयमल, एक इस उदय सिंह का भत्ता जो भतीजा था पत्ता सिसोदिया। क्या कहते इसे? पत्ता या पत्ता सिसोदिया बोलते हैं। यानी इस युद्ध के लिए उदय सिंह किन दो को नियुक्त करके जाता है? हाँ,
उदय सिंह है मित्रों, एक तो जयमल को नियुक्त करके जाता है युद्ध के लिए, और एक है पत्ता सिसोदिया। जयमल और पत्ता सिसोदिया को नियुक्त करके है वो चला जाता है खुद गिरवा की पहाड़ियों में। अब मित्रों एक यहाँ पर इतिहासकार है, इतिहासकार आता है कर्नल टोड। कौन आता है मित्रों? कर्नल जेम्स टोड। आपको तो इतिहास के बारे में जगह जगह कथन आए सी। कर्नल जेम्स टोड है मित्रों, इस उदय सिंह की कायरता को लेकर यहाँ पर एक कथन कहता है। कर्नल जेम्स टोड है उदय सिंह की कायरता को लेकर, क्योंकि उदय सिंह युद्ध के समय चित्तौड़ छोड़कर चला गया था। कहां पर? गोकुंदा में चला गया था, गिरवा पहाड़ियों में। तो इस समय है कर्नल जेम्स टोड इस उदय सिंह की कायरता को लेकर क्या कथन कहता है? ये कहता है कि यदि मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा व राणा प्रताप के मध्य, यदि मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा व राणा प्रताप के मध्य या महाराणा प्रताप के मध्य ये उदय सिंह नहीं आता, तो मेवाड़ का इतिहास कभी कलंकित नहीं होता, अर्थात मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और उज्जवल होते। तो मेवाड़ के इतिहास में यदि महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य, अर्थात सांगा का पुत्र कौन था? उदय सिंह, और उदय सिंह का पुत्र कौन था आगे? महाराणा प्रताप। तो प्रताप और सांगा के मध्य कौन आ गया? उदय सिंह। तो ये कहता है कि राणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य यदि उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास कभी कलंकित नहीं होता। ऐसा कथन क्यों कहा मित्रों? तो ऐसा कथन इसलिए कहा कि ये युद्ध के समय, जब चित्तौड़ दुर्ग में युद्ध का समय आया, तो युद्ध के समय इसने चित्तौड़ छोड़कर कहां चला गया? गोकुंदा में चला गया, अर्थात मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और भी उज्जवल हो सकते थे। ऐसा कथन किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। तो मित्रों इस कथन को ध्यान में रखना, ठीक है? हाँ, इस कथन को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ध्यान में रखना मित्रों, इस समय कर्नल जेम्स टोड ही आलोचना नहीं करता है, सिर्फ कर्नल जेम्स टोड ही आलोचना नहीं करता है। वीर विनोद के रचयिता थे श्यामल दास। कौन थे मित्रों? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? श्यामल दास। श्यामल दास भी यहाँ पर इसे जो यहाँ पर उदय सिंह था, इस उदय सिंह को कहता है कि इस समय चित्तौड़ के तीसरे साके के समय है, इस उदय सिंह ने अपनी कायरता का परिचय दिया था। इसके अलावा इतिहासकार थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं मित्रों? हीराचंद ओझा ने इसे उदय सिंह को एक साहस शून्य शासक कहा है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे क्या कहा है? साहस शून्य, अर्थात कर्नल जेम्स टोड, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ठीक है मित्रों? हाँ, और वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास इसकी क्या करते हैं? आलोचना। लेकिन इसकी आलोचना कौन नहीं करता है मित्रों? यहाँ पर मैं इतिहासकारों को भी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है मित्रों? गोपीनाथ शर्मा कहता है कि उदय सिंह कायर नहीं था। गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है? उदय सिंह कायर नहीं था। यदि यह कायर होता तो ये बनवीर को पराजित नहीं कर पाता, यदि यह कायर होता तो ये हाजी खां को पराजित नहीं कर पाता। तो उदय सिंह के संदर्भ में कहा है कि यदि ये कायर होता तो मित्रों है तो ये बनवीर को पराजित कर पाता, नहीं इसने जो अजमेर के हाकिम हाजी खां को पराजित किया था उसको कर पाता। आगे गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं मित्रों? गोपीनाथ शर्मा आगे क्या कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि जो उदय सिंह है वो उदय सिंह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा जैसे वीर जो योद्धा थे, उन दो योद्धाओं के बीच में इनका काल आ गया था। अर्थात जो महान शासकों के मध्य जब इसका काल आ गया तो इसके काल की तरफ बाकी इतिहासकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। अर्थात इसके काल पर है, बाकी इतिहासकार है इसके काल की तरफ ध्यान नहीं देकर उन दोनों जो महान शासक थे, कौन? सांगा और प्रताप के दोनों के काल की है, उनके काल को स्वर्ण काल में बताते हैं मेवाड़ में, बल्कि जो ये शासक है इसके काल की तरफ वो ध्यान नहीं देते। अर्थात इसका जो योगदान है, महाराणा उदय सिंह का योगदान, वो सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में क्या है वो छिप गया था। ये कौन कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए ये तो विद्वानों के कथन है। इन विद्वानों में आपको सिर्फ और सिर्फ कर्नल टोड का ये कथन याद रखना है। किस विद्वान ने कहा था कि मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा और राणा प्रताप के मध्य यदि उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास कलंकित नहीं होता? ये किस विद्वान ने कहा था? कर्नल टोड ने। याद रखना मित्रों, ठीक है? चलिए आगे चलिए। अब देखो मित्रों, यहाँ तक की बात हो गई। उदय सिंह कहाँ चला गया मित्रों? गोकुंदा की पहाड़ियों में। पीछे कौन रह गए? जयमल और फत्ता सिसोदिया। इन दोनों को युद्ध का जिम्मा सौंप चले गए।
अब मित्रों उदय सिंह चला गया, इधर अकबर है, वो 1567 में है, वो चित्तौड़ पर घेरा डालता है। चित्तौड़ दुर्ग पर क्या डालता है मित्रों? चित्तौड़ दुर्ग पर घेरा डालता है, था चारों तरफ है, चित्तौड़ दुर्ग के घेरा डालता है। और अपना एक जो सेनापति था उसका, जो हुसैन कुल्ली खा, उस हुसैन कुल्ली खा को उदय सिंह का पीछा करने के लिए भेजा था कि हुसैन कुल्ली खा आप उदय सिंह का पीछा करो, पता लगाओ कहां पर है उदय सिंह। हुसैन कुल्ली खा है मित्रों, इस उदय सिंह का पीछा करता है, लेकिन हुसैन कुल्ली खा को कोई वांछित सफलता नहीं मिलती है। जब हुसैन कुल्ली खा को वांछित सफलता नहीं मिलती है तो ये घूम फिर कर वापस कहा जाता है, चित्तौड़ आ जाता है। ठीक है मित्रों, अब चित्तौड़ दुर्ग का घेरा डाल देते हैं मित्रों। यहाँ पर काफी दिनों तक चित्तौड़ के बाहर शिविर लगाकर इसके चारों तरफ बाड़ाबंदी करता है कौन? अकबर। इसके पश्चात मित्रों यहाँ पर जो अकबर के द्वारा जो चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें थी मित्रों, उन चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों में क्या है? बारूद भरा गया, बारूद भरा गया चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों में, ताकि ये चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें हम उठाई जाए। तो यहाँ पर कितने जो दिन में तो मित्रों यहाँ पर जो अकबर था, उस अकबर की सेना के द्वारा है चित्तौड़ दुर्ग की दीवारों में बारूद भरी जाती थी, लेकिन रात में मेवाड़ी सरदार है वो उन दीवारों का वापस पुनर्निर्माण करा लेते थे। ठीक है, अब यहाँ पर मित्रों चित्तौड़ इस युद्ध के समय जो अकबर का तोपखाना था, उस तोपखाने पर कौन कौन थे? एक तो था टोडरमल, इसके अलावा कौन कौन था? देखो, एक सुजात खां, टोडरमल, सुजात खां और कासिम खां। टोडरमल, सुजात खां और कासिम खां, इन्होंने अकबर के किस पर अधिकार, अकबर का जो तोपखाना था मित्रों, उस तोपखाने पर जो नियंत्रण था, यानी अकबर की तरफ से तोपखाना है, उस तोपखाने पर नियंत्रण किसका था? टोडरमल, सुजात खां और कासिम खां को अकबर ने कहा था कि आप इस तोपखाने को संभालो। अब मित्रों दिन में है वो बारूद भर के दीवार को तुड़वा देते चित्तौड़ की, लेकिन रात्रि में जो मेवाड़ी सरदारों द्वारा वापस से निर्माण करा लिया जाता था। अब एक बार कहते हैं कि मित्रों जो इस समय जो दीवार है, चित्तौड़ दुर्ग की दीवार है, इस दीवार का है निर्माण कार्य चल रहा था, और उसी दीवार पर चित्तौड़ दुर्ग की जो दीवार पर ये जयमल है, जयमल मेड़तिया राठौड़ है मित्रों, ये रात्रि में घूम रहा था, दीवार पर घूम रहा था। उसी समय मित्रों अकबर के पास एक बंदूक थी। कौन सी बंदूक थी? संग्राम। अकबर के पास कौन सी बंदूक थी मित्रों? संग्राम बंदूक थी। इस संग्राम बंदूक से अकबर ने मित्रों संग्राम बंदूक से किस पर वार किया? जयमल पर वार किया मित्रों। और जयमल पर जैसे ही वार किया, वहीं पर जयमल की क्या हो जाती है मित्रों? मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप पढ़ते हो आगे बुक्स में पढ़ते भी होगे कि जयमल की मृत्यु नहीं होकर यहाँ पर जयमल घायल हो जाता है, और यहाँ पर उसका जो पुत्र था, भतीजा था, कौन आया था इसके साथ? भतीजा इसका होता वीर कल्लाजी। कौन था? वीर कल्लाजी। हाँ, ये वीर कल्लाजी इनको अपने कंधों पर लेकर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। लेकिन इसकी मैं चर्चा आगे करूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट आप रुकिए। मैं इतिहासकारों के आपको मत भी दूंगा कि कौन से इतिहासकार क्या कहते हैं क्या हुआ था युद्ध में, इसलिए आप एक बार वेट कीजिए। अब यहाँ पर मित्रों संग्राम बंदूक से अकबर की संग्राम बंदूक से मित्रों जयमल की मृत्यु हो जाती है। जयमल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर मैं मत देता हूं कि किस इतिहासकार के अनुसार। आप कहोगे सर यहाँ पर तो जयमल की मृत्यु नहीं हुई थी, यहाँ पर तो वीर कल्लाजी ने इनको घायल जयमल को क्या है कंधों पर उठाया था। लेकिन देखो मित्रों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, इसके अलावा मित्रों अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। इसके अलावा अमर काव्य वंशावली किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट ने। अमर काव्य वंशावली किसने लिखी है मित्रों? रणछोड़ भट्ट ने। तो रणछोड़ भट्ट के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार, या गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, या तबकात ए नासिरी के अनुसार बात की जाए मित्रों, तो इन सभी विद्वानों के अनुसार है अकबर की संग्राम बंदूक से कौन मारा गया था? जयमल मारा गया था। कौन मारा गया था मित्रों? जयमल मारा गया था। लेकिन मित्रों यहाँ पर है जो किंवदंती चलती है या मान्यता चलती है लोगों में है, लोगों के अनुसार जो मान्यता चलती है वो मान्यता ये चलती है कि जयमल घायल हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? जयमल घायल हुआ था। और जब जयमल घायल हुआ था तो इस वीर कल्लाजी राठौड़ ने, ये वीर कल्लाजी राठौड़ कौन था मित्रों? जयमल का भतीजा था। इस वीर कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को है अपने कंधों पर लेकर युद्ध किया था, और युद्ध करते हुए दोनों चाचा भतीजा है युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसीलिए इस वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। हमने पढ़ा था
जब लोक देवता पढ़ा था उस समय मैंने बताया था आपको, वीर कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहते हैं या 2 सिर वाले देवता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके में, चित्तौड़ दुर्ग के तीसरे साके में अपने ताऊजी घायल ताऊजी जयमल को कंधों पर लेकर युद्ध किया था, इसलिए से 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब जो मित्रों पत्ता सिसोदिया, इस पत्ता सिसोदिया और इसकी पत्नी थी फूल कंवर। पत्ता सिसोदिया की पत्नी कौन थी मित्रों? फूल कंवर। तो पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में मित्रों यहाँ पर केसरिया हुआ। इस युद्ध में पत्ता सिसोदिया ने क्या किया था मित्रों? केसरिया। केसरिया किसे कहते हैं मैंने बता दिया, केसरिया, जौहर और साका। किसी युद्ध में केसरिया और जौहर दोनों होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साका कहते हैं। तो केसरिया है वो किसने किया था? इसमें पत्ता सिसोदिया लड़ता हुआ क्या करता है मित्रों? इस युद्ध में केसरिया करता है। क्या करता है? केसरिया। और इधर जो फूल कंवर थी, पत्ता की पत्नी थी, ये क्या करती है मित्रों? जौहर करती है। फूल कंवर क्या करती है मित्रों? यहाँ पर जौहर करती है। क्या करती है? जौहर करती है। हाँ, ये मित्रों जो चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका था, और चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा साका था ये। चित्तौड़ दुर्ग का कौन सा था मित्रों? ये तीसरा साका, चित्तौड़ का अंतिम साका था ये जो चित्तौड़ दुर्ग है अकबर ने कब जीता था? 25 फरवरी 1568 को। कब जीता था मित्रों? 25 फरवरी 1568 को। 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ दुर्ग जीता था। किसने मित्रों? अकबर ने। अकबर ने है 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया था। इसके पश्चात देखो मित्रों, जो ये जयमल और वीर कल्लाजी राठौड़ है, जयमल और कल्ला की छतरी कहां पर है? जयमल व कल्लाजी की छतरी, जयमल व कल्लाजी की छतरी कहां पर है मित्रों? तो चित्तौड़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़ दुर्ग में। दरवाजे हैं भैरव पोल और हनुमान पोल। भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य, चित्तौड़ दुर्ग में भैरव पोल व हनुमान पोल के मध्य किसकी छतरी है मित्रों? जयमल और उसके भतीजे थे कल्लाजी। इसके अलावा मित्रों जो पत्ता सिसोदिया, कौन है मित्रों? ये पत्ता सिसोदिया। इस पत्ता सिसोदिया की छतरी कहां पर है? पत्ता की छतरी कहां पर है मित्रों? इस पत्ता सिसोदिया की छतरी है चित्तौड़ में रामपोल दरवाजे के पास। रामपोल दरवाजा। और मित्रों ये रामपोल दरवाजा चित्तौड़ का अंतिम दरवाजा है। कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम दरवाजा। चित्तौड़ दुर्ग का अंतिम दरवाजा अब वो कौन सा है मित्रों? रामपोल। और रामपोल के पास में किसकी छतरी है मित्रों? रामपोल के पास में पत्ता सिसोदिया की है। किसकी है मित्रों? पत्ता सिसोदिया की छतरी है। अब मित्रों यहाँ पर युद्ध हो जाता है, युद्ध संपन्न हो जाता है। लेकिन इसके पश्चात में मैंने बताया था आपको, आमेर में पढ़ाया था भगवंत दास। वह भगवंत दास है मित्रों इस युद्ध में किसके साथ था? भगवंत दास है मित्रों युद्ध में अकबर के साथ था। किसके साथ था? हाँ, भगवंत दास है मित्रों इस युद्ध में अकबर के साथ यहाँ पर आया हुआ था। हाँ, और भगवंत दास कहता है अकबर को कि आप यहाँ पर कत्लेआम करवाइए। भगवंत दास क्या कहता है? आप यहाँ पर कत्लेआम करवाइए, लोगों को मरवाइए। क्यों कहता है? क्योंकि आमेर और मेवाड़ वालों की कभी बनती नहीं थी। मेवाड़ वाले आमेर वालों को तुच्छ समझते थे। मेवाड़ वाले कहते थे कि आपने तो इन मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली है, आप तो इनके अधीन रहते हो। इसलिए मेवाड़ वाले इनसे क्या रहते थे? नाराज रहते थे। तभी इस भगवंत दास ने कहा था कि आप इनका क्या कीजिए? कत्लेआम कीजिए। अब भगवंत दास के कहने पर मित्रों, भगवंत दास के कहने पर अकबर ने यहाँ पर किसका आदेश दिया? कत्लेआम का। और कितने लोग मारे गए? 30,000 लोग। 30,000 लोग है मित्रों वो मारे गए थे अकबर के आदेश पर। यहाँ पर कितने लोग मारे गए थे मित्रों? 30,000 लोग मारे गए थे, जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता पर, जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता पर क्या है मित्रों? अकबर की धार्मिक सहिष्णुता पर यह कलंक माना जाता है। और अकबर ने अपनी इस धार्मिक सहिष्णुता पर लगे कलंक को धोने के लिए जो यहाँ पर मित्रों जयमल और पत्ता है, इस जयमल और पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमा है आगरा किले पर लगाई थी। जयमल पत्ता की, जयमल पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमा, जयमल पत्ता की गजारूढ़ प्रतिमा कहां पर लगाई थी? आगरा दुर्ग में। और एक इतिहासकार है मित्रों बर्नियर। फ्रांसीसी इतिहासकार कौन था मित्रों? बर्नियर। इस बर्नियर के अनुसार औरंगजेब ने इसके पश्चात,
बर्नियर के अनुसार औरंगजेब जब शासक बना था, औरंगजेब ने इन मूर्तियों को वहां से क्या है, तुड़वाया था। और मित्रों बीकानेर का एक राजा था राय सिंह। बीकानेर का राजा कौन था मित्रों, राय सिंह। इस राय सिंह ने बीकानेर में, राय सिंह ने बीकानेर में कौन सा दुर्ग है, जूनागढ़, कौन सा है, जूनागढ़ दुर्ग। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में भी इस जयमल और फत्ता की जो गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं वो लगाई थी। बीकानेर का शासक कौन था, राय सिंह। बीकानेर के शासक राय सिंह ने भी जयमल फत्ता की गजारूढ़ प्रतिमाएं कहां पर लगाई थी मित्रों, जूनागढ़ दुर्ग में लगवाई थी। ठीक है मित्रों। हाँ, तो एक बार वापस देखिए मित्रों, उदय सिंह और अकबर की जो कहानी है इसको वापस समझिए मित्रों। अभी टाइम है आपके पास, 10 मिनट हो रहे हैं। हाँ, तो देखिए मित्रों 1562 की घटना है। अकबर है मेड़ता पर आक्रमण करता है। मेड़ता का शासक कौन था, जयमल मेड़तिया। और जयमल मेड़तिया पर जब आक्रमण करता है तो जयमल किसके अधीन आ जाता है, जयमल उदय सिंह के इस पास में आता है। इधर गुजरात का शासक बाज बहादुर है, वो अकबर से छिपकर कहा जाता है मित्रों, वो भी है उदय सिंह के पास चित्तौड़ दुर्ग में आ जाता है। तो उदय सिंह ने किसको शरण दे दी, इधर तो जयमल मेड़तिया और उसका भतीजा था कल्लाजी, और इधर गुजरात का कौन था, बाज बहादुर। ठीक है मित्रों। इसके पश्चात जब यहाँ पर आक्रमण करने के लिए आता है उदय सिंह पर अकबर, तो उदय सिंह कहाँ चला जाता है मित्रों, उदय सिंह है गिरवा पहाड़ियों में उदयपुर की तरफ चला जाता है। और यहाँ पर कर्नल टोड क्या कहता है कि यदि मेवाड़ के इतिहास में उदय सिंह है, ये जो सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य उदय सिंह नहीं आता तो मेवाड़ का इतिहास कभी कलंकित नहीं होता, मेवाड़ के इतिहास के पन्ने और उज्जवल हो सकते थे। ठीक है मित्रों, ये कथन कहता है कर्नल जेम्स टोड। इसके बाद में ये तो चला गया कहां पर मित्रों, गिरवा की पहाड़ियों में। युद्ध का जिम्मा कौन संभालते हैं, एक तो जो जयमल आया था मेड़ता से, एक उदय सिंह का भतीजा था पत्ता सिसोदिया। ठीक है, पत्ता सिसोदिया, ये दोनों युद्ध का जिम्मा संभालते हैं। अकबर की संग्राम बंदूक से जयमल घायल हो जाता है, इसके साथ जयमल की मृत्यु हो जाती है। हाँ, और जब पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में क्या होता है मित्रों, यहाँ पर केसरिया क्या होता है राजपूतों के द्वारा, और बाज बहादुर सॉरी जो पत्ता की पत्नी थी, पत्ता की पत्नी कौन थी मित्रों, फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व में क्या होता है मित्रों, यहाँ पर जोहर होता है। और ये चित्तौड़ का कौन सा शाखा था मित्रों, ये चित्तौड़ का तीसरा शाखा था। कौन सा शाखा था, तीसरा शाखा था। और अकबर ने इस पर अधिकार कब किया था, चित्तौड़ पर 25 फरवरी 1568 को। 25 फरवरी 1568 को किसका अधिकार हो गया था, अकबर का। और अकबर के जो तोप खाना था, उस तोप खाने पर नियंत्रण है वो किसने कर रखा था, टोडरमल है, सुजात का है, कासिम का। इन्होंने इस युद्ध में तोप खाने का क्या किया था मित्रों, नेतृत्व किया था। इसके पश्चात मित्रों जो जयमल और कल्लाजी इनकी छतरी कहां पर बनी, चित्तौड़ दुर्ग में भैरवपुर और हनुमानपुर के मध्य। इसके पश्चात मित्रों जो पत्ता सिसोदिया है, इस पत्ता सिसोदिया की कहां पर बनी, पत्ता सिसोदिया की छतरी है मित्रों रामपोल दरवाजा है, इस रामपोल दरवाजे के पास में। हाँ, रामपोल दरवाजे के पास में इस पत्ता की छतरी बनी है। इसके पश्चात में मित्रों भगवंत दास के कहने पर यहाँ पर कत्लेआम का आदेश दिया था। 30,000 लोग मारे गए थे, जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता पर कलंक है। इसलिए अकबर ने क्या किया मित्रों, अकबर ने इनकी जो पत्ता सिसोदिया और जयमल की गजारूढ़ प्रतिमा है, उन गजारूढ़ प्रतिमाओं को कहां पर लगाया, आगरा किले पर लगवा दिया। लेकिन फ्रांसीसी इतिहासकार बर्नियर के अनुसार इन प्रतिमाओं को बाद में औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। बीकानेर का शासक राय सिंह था मित्रों, राय सिंह ने जूनागढ़ के पास इन दोनों की मूर्तियां हैं वो लगाई थी। ठीक है मित्रों। हाँ, तो ये आपका कौन सा होता है मित्रों, यहाँ पर उदय सिंह और अकबर के बारे में जितने भी डिटेल है मित्रों, अब वो हमने जानने की कोशिश की है। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए मित्रों, जो उदय सिंह है, ये उदय सिंह वहां से आता है मित्रों गोगुंदा से, जो यहाँ पर जो गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था उदय सिंह, ये उदय सिंह वहां से आता है गोगुंदा। और मित्रों गोगुंदा है, इस गोगुंदा को अपनी नई राजधानी बनाता है। देखो उदय सिंह ने पहले राजधानी किससे बनाई थी मित्रों, उदयपुर को। और उदयपुर से अपनी नई राजधानी क्या बनाना है मित्रों, गोगुंदा। गोकुंदा को ये अपनी नई राजधानी बनाता है। और इसी गोकुंदा में मित्रों 28 फरवरी 1572 को, 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह का क्या हो गया मित्रों, देहांत हो गया था। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन है, उदय सिंह का क्या हो गया था मित्रों, देहांत हो गया था, उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है मित्रों।
अब लेकिन उदय सिंह ने मरने से पहले, उदय सिंह की एक रानी थी, भटियाणी रानी थी धीरबाई। कौन थी? भटियाणी रानी धीरबाई। तो उदय सिंह ने मित्रों अपनी भटियाणी रानी धीरबाई के कहने पर, भटियाणी रानी धीरबाई के कहने पर अपने पुत्र प्रताप को शासक न बनाकर किसे शासक बना दिया? जगमाल को। किसे शासक बना दिया? जगमाल को शासक बना दिया। जो उदय सिंह का बड़ा पुत्र महाराणा प्रताप था, जो योग्य शासक था, उस योग्य शासक प्रताप की जगह उदय सिंह ने किसे शासक बना दिया मित्रों? जगमाल को शासक बना दिया। किसके कहने पर? भटियाणी रानी धीरबाई के कहने पर उदय सिंह ने अपने बड़े पुत्र प्रताप के स्थान पर किसे शासक बना दिया? जगमाल को शासक बना दिया। और जगमाल को शासक बनाया, इसकी भी इतिहासकार कड़ी आलोचना करते हैं, क्योंकि जो बड़ा पुत्र योग्य पुत्र था वो कौन था? वो आप भी जानते हैं, महाराणा प्रताप था। और महाराणा प्रताप को शासक नहीं बनाकर किसे शासक बना दिया मित्रों? जगमाल को शासक बना दिया था। ठीक है मित्रों, तो इस जगमाल के बाद में देखिए कल हम पढ़ेंगे आगे वाले पीरियड में कि महाराणा प्रताप ने किस प्रकार जो जगमाल है मित्रों, इस जगमाल को हटाकर है महाराणा प्रताप शासक बने थे। 2 या 3 क्लास में हम महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल से मित्रों एक एक करके है वो अध्ययन करेंगे। महाराणा प्रताप से शुरुआत आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल ही हम महाराणा प्रताप के बारे में है स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले उदय सिंह का अंतिम छोर देखते हैं। गोगुंदा को इन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई, तो उदयपुर और गोगुंदा को 2 राजधानी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, 28 फरवरी 1572 को होली के दिन इनका देहांत हो गया था। और देहांत कहां पर हुआ था मित्रों? गोगुंदा में। कहां पर हुआ था? इनकी मृत्यु भी कहां पर हुई थी मित्रों? गोगुंदा में। और इनकी छतरी भी कहां पर है? इनकी छतरी मित्रों गोगुंदा में है। कहां पर है? गोगुंदा में इनकी छतरी है। ठीक है, इसके बाद में भटियाणी रानी धीरबाई के कहने पर इन्होंने अपने बड़े पुत्र अपने बड़े पुत्र महाराणा प्रताप को शासक नहीं बनाकर किसे बना दिया? जो जगमाल था उस जगमाल को शासक बना दिया। ये भी इनकी बड़ी गलती मान जाती है, इतिहासकार आलोचना भी इनकी करते हैं। तो मित्रों आज हमने कहां तक पढ़ा है? आज हमने उदय सिंह तक अध्ययन कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, और परसों हम पढ़ेंगे हल्दी घाटी का जो विस्तार युद्ध हुआ था, उस युद्ध की चर्चाएं करेंगे। 2-3 दिन तक महाराणा प्रताप को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे मित्रों। तो कल वाली क्लास में सभी जरूर प्रेजेंट रहना।